हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एमसीक्यू सीरीज़। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के जो आपके पार्टनरशिप के चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आ रहा है, आपका गुडविल आ रहा है, चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। इन चारों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, आज हम उन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तैयार हो आप सब? फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू नंबर 1। ओके, सो देखो, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको ऐसे लगेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। दोस्त, बोर्ड्स में भी ऐसा ही होता है। जो आपका बोर्ड्स का एग्जाम होगा, टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, आपको बहुत आसान लगेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको आता होगा, ठीक है। देखो, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? वेरी इजी। तो आपसे क्या पूछा गया कि देखो भाई, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, हाँ जी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी होता है। रेंट पेड टू पार्टनर और पार्टनर सैलरी, मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी कि सिर्फ ऐसे 2 आइटम्स हैं, सिर्फ 2 जो पार्टनर्स को पे होते हैं लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में। कौन से थे वो 2 आइटम? एक था आपका रेंट पेड टू पार्टनर्स। अगर आप पार्टनर को रेंट पे कर रहे हो तो वो एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो चार्ज है। कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। और दूसरा आइटम था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, उस पर जो इंटरेस्ट पे होगा वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आंसर क्या हो गया? रेंट पेड टू पार्टनर। वेरी इजी। सेकेंड एमसीक्यू देखते हैं ध्यान से। देखो, सेकेंड एमसीक्यू, इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹7500, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। आपको क्या बोला कि आपको दिया है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 75,000 आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। आफ्टर चार्जिंग का मतलब आपको पता है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है लेस करने के बाद। तो जो ये 75,000 रुपीज़ आपको दे रखे हैं, वो एक ही सैलरी लेस करने के बाद है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, मैनेजर्स कमीशन विल बी। अच्छा एमसीक्यू, काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि मैनेजर को कमीशन कितनी मिलेगी, करेक्ट। अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो भी मैनेजर को मिलता है, एम्प्लॉयज़ को मिलता है, सबको मिलता है, ये हमेशा क्या होता है? ये पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंस होते हैं। किसके एक्सपेंस होते हैं? पीएनएल अकाउंट के, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, राइट। आपको साफ साफ बोला है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट होता है जो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो? ये आप ट्रांसफर करते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब अगर आपको ये बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको बेसिकली नेट प्रॉफिट दिया है, लेकिन इसमें से आप ऑलरेडी ए की सैलरी माइनस कर चुके हो। यस और नो? और जो आप मैनेजर को पेमेंट करोगे वो किस पे करोगे? नेट प्रॉफिट पे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट में से कोई भी आइटम ऐसा लेस नहीं होना चाहिए जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस लेस होते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और वो नेट प्रॉफिट जाता है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। सिंपल है, ठीक है। आपको कितना दिया हुआ है? 75,000। अब इसमें से अगर सैलरी एक ही लेस हो चुकी है तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 7500 को कर देंगे प्लस। ध्यान रखो, ये मंथली सैलरी है, तो ईयरली सैलरी कितनी होगी? 7500 मल्टीप्लाई बाई 12, 90,000। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया 1,65,000। 1,65,000 नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें से आपको देनी है मैनेजर को कमीशन। अब मैनेजर को कमीशन कितनी देनी है? ध्यान से देखो, ठीक है। If the manager is entitled a commission of 10% of the net profit after charging his commission, after charging का मतलब आपको पता है क्या करोगे आप? 10/110। आफ्टर चार्जिंग में आप क्या करते हो? रेट प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय जो आपका नेट प्रॉफिट आया, और ये कितना आ जाएगा आपका? 15,000। तो आंसर क्या आ गया? 15,000। मुश्किल कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यस और नो? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, और ये बहुत आसान एमसीक्यू नंबर 3। देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या इनमें से चारों में से सच क्या है?
हमें बताओ कि इन चारों में से कौन है जो सच बोल रहा है। देखो जरा, फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, राइट। फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल और करंट, राइट। अब आपको बोला है जो फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट बनता है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, कैपिटल अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हो, है ना, उसमें आप क्या डालते हो? जो आप इन्वेस्ट करते हो और जो आप कैपिटल से विड्रॉ करते हो। जो आप इन्वेस्ट करते हो वो होता है क्रेडिट, और जो आप विड्रॉ कर लेते हो वो होता है डेबिट। ये सुनो, ठीक है। अब जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, तो भाई मैक्सिमम विड्रॉ कितना कर सकते हो? 1 लाख ही ना। तो हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। मतलब क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा डेबिट साइड से। सिंपल सी बात है। करंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। बिल्कुल सही बात कर रहा है। फिक्स्ड मेथड में जो दूसरा अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, उसमें आप सारे के सारे एडजस्टमेंट्स लिखते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, सब कुछ, राइट। अब उसमें आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? लेट्स से कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया तो लॉस कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे, ठीक है। तो हो सकता है डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा आ रहा हो और क्रेडिट साइड का कम आ रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो ये भी सही है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, सब कुछ उसी में डालते हो, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों बैलेंसेस आए, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल एमसीक्यू था, कुछ मुश्किल नहीं था। एमसीक्यू नंबर 4 देखो ध्यान से। X and Y they are partners in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 3:2 है। Their capitals are 2 lakh and 1 lakh respectively। Okay। Interest on capitals is allowed at the rate of 8% per annum, right? Firm earned a profit of 15,000 for the year ended, ठीक है। As per the partnership agreement, interest on capital is treated as appropriation of profits। Okay, interest on capital will be, बताओ सर इतना इजी एमसीक्यू पूछोगे आपसे, सॉल्व तो करो दोस्त। आपने क्या किया होगा, मैं बताता हूँ आपने क्या किया होगा। ये है x, ये है y, 8% रेट है, कैपिटल आपको गिवन है। x का आपने कितना निकाला? 2 लाख का 8% 16,000 और उसका आ गया 8,000। आपने किया होगा कौन सा है? ए, ऑप्शन नंबर ए। यस और नो? आप बिल्कुल गलत हो, आपका आंसर गलत है दोस्त। सर क्या बात कर रहे हो? 2 लाख का 8%, 1 लाख का 8%, 16,800, यही तो आएगा आंसर। हाँ बिल्कुल यही आएगा, लेकिन दोस्त ये हो गया टोटल कितना? 24,000। आपको साफ साफ क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट होगा तभी देंगे, प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अपना लॉस नहीं मानेंगे हम। यस और नो? अब एक बात बताओ, आपके पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपको साफ साफ गिवन है 15,000। अगर आपके पास 15,000 का प्रॉफिट है, क्या आप 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो? नहीं दे सकते। एप्रोप्रिएशन का मतलब यही है कि भाई जितना प्रॉफिट होगा ना उतना ही तो बांटेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। 15,000 का प्रॉफिट है तो उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस थोड़ी खा लेंगे भाई, हाँ या ना? ठीक है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैक्सिमम 15,000 का ही मिल सकता है। अच्छा, हाँ जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। आप क्या करते हो इस केस में? इस केस में आप निकालते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो। क्या निकालते हो? रेशियो, कि किस रेशियो में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, किस रेशियो में दिया जा रहा है। अगर आप इसकी रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2:1। एक्स को अगर 2 रुपीज़ मिलेंगे तो वाई को 1 रुपीज़ मिलेगा, करेक्ट। अब 15,000 आप इसी रेशियो में एक्स और वाई में कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट। हमने एक वीडियो करी थी, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है या पहली बार पढ़ रहे हो तो प्लीज़ आप जाके वो पूरा का पूरा चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हो, आपको बिल्कुल चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2:1 की रेशियो में आपको क्या बांटना है? 15,000 को। तो एक्स को कितना मिलेगा? 2/3 ऑफ 15,000 और ये आपका आएगा 10,000, वाई आएगा 5,000। तो क्योंकि 15,000 ही प्रॉफिट था तो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। आंसर हमारा क्या है? ए तो नहीं है, सी है। देखो एमसीक्यू बहुत इजी था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, है ना, बहुत इजी था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। ऐसे ही एमसीक्यू आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे कि लगेगा आपको बहुत आसान है और आप जल्दबाजी में जोश में आके ए ऑप्शन को सेलेक्ट कर दोगे, लेकिन आंसर क्या है? सी। तो बिल्कुल होश में क्वेश्चंस करने हैं दोस्त, जोश में नहीं आना। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 देखो। एमसीक्यू नंबर 5 है सोनी एंड रोमी दे आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब उनकी रेशियो इक्वल है विद फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके,
After closing the accounts for the year ended 31st March 2021, it was discovered that interest on capitals was provided at the rate of 8% instead of 10% per annum. Oh my god! In the adjustment entry, अब बेसिकली क्या है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. कौन सा टॉपिक है? पास्ट एडजस्टमेंट्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, राइट. आपको क्या बोला गया है कि दो पार्टनर से इक्वल रेशियो है. उसके बाद आपको क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना था वो आपने दे दिया 8% पे. किस पे दे दिया? 8% पे इंस्टेड ऑफ 10%. मतलब आपको देना तो 10 था लेकिन पार्टनर्स को दे दिया 8%. इसका मतलब आपने 2% कम दे दिया. येस और नो? देखो क्या करेंगे. ठीक है, रफ में हम फटाफट से क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे. जैसे कि आपको पता है पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्त. सोनी, रोमी एंड फर्म. अब हमें चाहिए शॉर्टकट्स, एमसीक्यू सॉल्व करने. ठीक है, ये हम 3 अकाउंट बनाते हैं. यहाँ हमने लिखा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कर दिया. आपको क्या बोला गया कि आपने 8% से इंटरेस्ट दिया है. देना कितने से था? 10% से. इसका मतलब आपको 2% और देना है. तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली इंटरेस्ट दे दूंगा 2% से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2%. जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. जितना रफ में कर सकते हो करो, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए. आंसर सही कैलकुलेट होना चाहिए. प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको इस बार नहीं मिलने वाले हैं. ठीक है, तो आप सोनी को कितना दोगे, रोमी को कितना देखो. देखो साफ साफ सी बात है. सोनी का कितना है? 4 लाख. 4 लाख का 2% 8,000. 3 लाख का 2% 6,000. तो आपने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मतलब क्रेडिट 8,000 सोनी का अकाउंट क्रेडिट, रोमी का 6,000 क्रेडिट. अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, 2% अब देना हो रहा है, तो इसका मतलब फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया 14,000 का. यस और नो? यहाँ तक क्लियर है. अब आपको पता है कि फर्म का अकाउंट तो बंद होता है. 14,000 जो एक्सपेंस हो चुका है, अब जो पार्टनरशिप फर्म को ये लॉस हो चुका है, ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो हम क्या लिखेंगे? लॉस ड्यू टू अबव एडजस्टमेंट. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ. आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. फटाफट से कर लेना कैलकुलेशन. 14,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपको साफ साफ बोला गया है रेशियो इक्वल है. सोनी को 7,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा, रोमी को भी 7,000 का, और ये फर्म का अकाउंट हो गया क्लोज. अगर लॉस बियर करना है तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट. उसके बाद आपको एंड में क्या करना होता है? नेट इफेक्ट निकालना होता है. नेट इफेक्ट हम फटाफट से निकाल लेते हैं. नेट इफेक्ट. अब एक बात बताओ, सोनी का 7,000 से अकाउंट डेबिट होना चाहिए, 8,000 से क्रेडिट. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसका अकाउंट नेट 1,000 से क्रेडिट होना चाहिए. सिमिलरली अगर आप रोमी का देखोगे तो इसका 1,000 से डेबिट होना चाहिए. तो एंट्री क्या होगी? सोनी का अकाउंट क्रेडिट, रोमी का अकाउंट डेबिट. रोमी का अकाउंट डेबिट, रोमी का अकाउंट डेबिट कितने से? कितने से है भाई? 1,000 से. 1,000 से. तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी. सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000 एंड रोमी विल बी डेबिटेड. यही है ना? बिल्कुल यही है. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 6. राइट, ध्यान से पढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 6 को. ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1 एंड कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. ओके, they are allowed 6% per annum interest on their capitals and are charged 10% per annum interest on drawings, right? Their drawings during the year was 60,000 and 40,000. अब इसके बाद ध्यान से पढ़ना है. B's share of net profit, B का शेयर प्रॉफिट में एज पर P&L एप्रोप्रिएशन. इसका मतलब जो उसको प्रॉफिट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का शेयर दे रखा है कितना? 40,000. आपसे पूछा क्या गया? नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन. नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन. सब कुछ उल्टा फुल्टा पूछा गया है. आपको नीचे के आइटम्स दे दिए और आपको फर्स्ट आइटम पूछा है नेट प्रॉफिट बताओ. अच्छा एमसीक्यू है, डेफिनेटली अच्छा एमसीक्यू है. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. अगर मैं आपसे सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो हमें पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. मैं आपसे सिंपली पूछता हूं, देखो क्या होता है. जो नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हो, वो लिखते हो आप कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड पे. इसमें आप क्या करते हो? इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो प्रॉफिट है, इनकम है, इसको प्लस करते हो, है ना. उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप डेबिट साइड पे लिखते हो, इसको माइनस करते हो. यस और नो? और उसके बाद आप क्या निकाल लेते हो? उसके बाद आप निकालते हो कि मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है. क्या मैं बोल सकता हूँ? इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. येस और नो? समझ में आया? बस आपको यही इसी इक्वेशन की वजह से आपको सॉल्व करना है. अगर आपको यही क्वेश्चन कंफर्टेबल नहीं लग रही, आप आराम से P&L एप्रोप्रिएशन बना के कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. इसमें हमारा टाइम कम लगेगा. कैसे? देखो, नेट प्रॉफिट ये है जो आपको निकालना है.
नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब जो P&L अकाउंट से उड़ के आता है ना, वो वाला प्रॉफिट आपको बताना है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x, प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब आपको कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे आप क्या शॉर्टकट कर सकते हो, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दोनों पार्टनर्स की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो टोटल फिगर चाहिए, हाँ या ना, मुझे क्या चाहिए, टोटल फिगर। तो ड्राइंग्स आपको दिया 60 और 40, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1 लाख की टोटल ड्राइंग है, बिल्कुल है 1 लाख की टोटल ड्राइंग है। इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, 1 लाख का 10% 10,000। जब आपको दिया होता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, याद करो हम 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेते हैं, राइट। तो 10% ऑफ 1 लाख 10,000, इसका 6 मंथ्स का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5,000। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, फास्ट करोगे, उतना आपको हेल्प होने वाला है। माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगेन मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, टोटल कैपिटल कितना है 3 + 2 5 लाख का 6% 30,000। अब आते हैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या आपको दिया हुआ है? नहीं, निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो आपको क्या दिया है, बी का शेयर दिया है। किसका शेयर दिया है? बी का। बी का जो प्रॉफिट में शेयर होता है वो दिया है कितना, 40,000। मुझे एक बात बताओ, बी का प्रॉफिट शेयर था कितना, 1/3। तो इसका मतलब इसको 1/3 शेयर के लिए कितने मिले हैं, 40,000। 1/3 शेयर के लिए कितने मिले हैं, 40,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 × 3। सर ये मैथ तो हमें समझ ही नहीं आई। देखो दोस्त, अगर समझ में नहीं आई है तो देखो मेरी बात सुनो, कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मान लो x है, इसका 1/3 आपको दिया हुआ है बी को कितना, 40,000। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे, 40,000 × 3। यही किया है दोस्त, यही किया, कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। अब बस आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x माइनस 25,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 1,20,000, ये वहां जाएगा तो प्लस में, इज इक्वल्स टू 1,45,000। बस ये x क्या है, नेट प्रॉफिट, यही तो चाहिए था। देखो है कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन आपको बस अगर कॉन्सेप्ट पता है तो दोस्त आप आसानी से कर सकते हो। मैं फटाफट से बताऊंगा हमने क्या किया, ठीक है। इस क्वेश्चन में मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करना जब आप बाद में रिवीजन कर रहे होगे। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, आपको निकालना था नेट प्रॉफिट निकालना था। जो P&L एप्रोप्रिएशन में आप पहली आइटम डालते हो ना, नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से उठ के आता है, वो निकालना था। तो बाकी सारी आइटम्स आपको दे रखी थी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हमने क्या किया, अब हम उल्टे चले गए। आपको पता है नेट प्रॉफिट में आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करते हो, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस करते हो, उसके बाद जो भी डेबिट साइड पे लिखा होता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब, राइट, इनको माइनस करते हो। उसके बाद आपका क्या आता है, प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हमने वही लिखा कि नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये सब आपको दे रखे थे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको बता ही दी, हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 7 जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा। एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब आपने गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आपके स्टार्टिंग में गिवन था कि जो गुडविल होती है 2 टाइप की होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। परचेज्ड गुडविल आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो और सेल्फ जनरेटेड आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, यही हमने पढ़ा था, राइट। तो ये सब लिखा कहाँ होता है, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहाँ लिखा होता है, बुक में मेंशन्ड है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे दोस्त, बीच से कुछ भी पूछ लेंगे। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि यार इस लाइन से, इस कॉन्सेप्ट से कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर आप वैसे पढ़ोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटैंजिबल एसेट्स के बारे में बात करता है, और वो गुडविल को क्या कहता है कि भाई गुडविल जो है ना सेल्फ जनरेटेड, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, भूलना नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 1920 एंड 2021 आर ₹20,000 and 25,000. Okay, it was found that the closing stock of the year 1920 was overvalued to the extent of ₹5,000. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, गुडविल का चैप्टर है, एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टमेंट्स, बहुत मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट बहुत इजी है। आपको सिंपली 2 साल का प्रॉफिट दिया है, 2000, 1920 और 2021। कितना प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट और 25,000 का प्रॉफिट। ध्यान से देखो, आपको क्या बोला कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 1920 वाज ओवर वैल्यूड।
आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था। मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही ईजी तरीका समझाया था, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन थी कि क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या मानो, आपकी इनकम, और ओपनिंग स्टॉक है तो उसको क्या मानो, अपना एक्सपेंस। बस अब आप ये सोचो, आपको बोला गया कि आपने अपनी इनकम को ओवर वैल्यू कर रखा है, मतलब ज़्यादा दिखा रखा है, ज़्यादा है नहीं लेकिन ज़्यादा दिखा रखा है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं। अगर मुझे इसको ठीक करना है, आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है, गलत दिखा रखा है, ठीक करने के लिए क्या करूँगा, प्रॉफिट को कम कर दूंगा। कितने से, 5000 से। 1920 का जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 15000। यस और नो, ठीक है। लेकिन क्या आपसे 1920 का पूछा गया, नहीं, 2021 का। अब बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि सर 2021 में तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं 2021 का। दोस्तों याद नहीं है तो सुनो, ठीक है। देखो 5000 जो है ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है 1920 का। ये आपको याद है या नहीं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कि जो ये 5000 पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल का आपका क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब 2021 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी तो ओवर वैल्यूड है। अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। और मैंने आपको क्या बताया कि ओपनिंग स्टॉक को आपको क्या मानना है, एक्सपेंस। इसका मतलब 2021 का जो आपका एक एक्सपेंस है वो आपने ज़्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है। अब आप जब एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा देते हो तो इसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम दिखाया। ऑब्वियस है ना कि जब आप अपने खर्चा ज़्यादा दिखाया है, अपना एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रहे हो तो प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। ठीक करने के लिए क्या करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ प्लस, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 30,000। आंसर क्या है, 30,000। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अगर आपने अपना खर्चा ज़्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा, ठीक करने के लिए प्रॉफिट में ऐड कर दिया 5000, आंसर आ गया 30,000। समझ में आया, अच्छा एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 9। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं ज़रा क्या कहना चाहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख। 2 लाख रुपीज़ के आपके एसेट्स है टोटल, इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5,000। 2 लाख के टोटल एसेट्स थे जिसमें से एक बेकार का आइटम था जिसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कितने का, 10,000, और 5,000 के ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थे। ओके, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,50,000। टोटल आपको कैपिटल दिया पार्टनर्स की, रिजर्व्स ऑफ 20,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 30,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आपसे पूछा गया है कि ज़रा हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो बताओ। अब आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड, है ना। दो अप्रोच होती है, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। अगर मैं एसेट साइड को देखूं तो फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स मतलब 2 लाख रुपीज़ माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी के कौन सी है, 30,000 के क्रेडिटर्स, सो माइनस 30,000, माइनस बेकार के आइटम्स जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000। अब याद रखो माइनस क्या था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि आप कंफ्यूज हो जाओ ट्रेड सुन के, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिए है ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम इंक्लूड करते हैं, हम उनको लेस नहीं करते, हम नॉन ट्रेड लेस करते हैं, और माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपको नहीं दिए। और ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 1,60,000। 1,60,000 आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉय। सर लाइबिलिटी साइड से क्या सेम आएगा, 100% मेरे दोस्त ध्यान से देखो। लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला क्या आता है, टोटल ऑफ कैपिटल कितना है 1,50,000 प्लस रिजर्व्स कितना है 20,000 और माइनस बेकार की चीज़ें जो आप यहाँ से भी लेस करते हो और यहाँ से भी लेस करते हो, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000। कितना आंसर आ गया 160। सेम आएगा दोस्त, दोनों से सेम आएगा, आंसर क्या है 160। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है, आपको पता होना चाहिए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी इनमें से बातें हैं जो झूठ हैं। देखो जरा, दे कैन बी मैक्सिमम 50 पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, ये तो सच बात है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है 50 पार्टनर्स की। इट इज एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर द लॉस ऑफ द पार्टनरशिप, ओके। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट इन पार्टनरशिप, नन ऑफ द अबव। अब बी और सी में से पक्का एक ऐसी बात है जो गलत है, जो झूठ है, और आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि सारे पार्टनर्स को लॉस शेयर करना है। कंपल्शन क्या होती है कि जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स को शेयर करना है, तो प्रॉफिट को शेयर करने की कंपल्शन है, लॉस को शेयर करने की कंपल्शन नहीं होती। कंपल्सरी नहीं होता कि सारे पार्टनर्स लॉस शेयर करेंगे। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। नेक्स्ट एमसीक्यू 11th,
ओके, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल इज यूज्ड व्हेन। अब वेटेड एवरेज मेथड कब यूज करते हो? जब प्रॉफिट इक्वल नहीं होते। अच्छा, प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ द अबव। और आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप सिर्फ तब यूज करोगे जब या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब हर साल इंक्रीज हो रहे हैं, या प्रॉफिट हर साल डिक्रीज हो रहे हैं। जब कोई ट्रेंड होता है तभी आप वेटेड एवरेज यूज करते हो। क्यों? क्योंकि तभी आप हर साल को वेट दे सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फलाना ढिंगाना जो भी है ना? ठीक है, लेकिन अगर ऐसे 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 चलता रहेगा तो फिर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो एक ट्रेंड होना चाहिए कि या तो ऊपर ट्रेंड चल रहा है या वो नीचे ट्रेंड चल रहा है, तभी हम वेटेड एवरेज को यूज कर सकते हैं। राइट? एमसीक्यू नंबर 12th. A and B are partners sharing the profits in the ratio of 2:3 with capitals of 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 2020, A and B gave loans of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. तो दोनों पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। पार्टनरशिप फर्म गरीब है, ठीक है। A had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000. A लगता है कि बहुत ही अमीर इंसान है, A के पास लोन देने के लिए भी बहुत पैसे थे, और A ने क्या कहा कि मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, आप चाहो तो बिजनेस वहाँ कर सकते हो, उसके बदले में रेंट कितना मिलेगा? 5,000 पर मंथ। ओके, द लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000. पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया। लॉस इंटरेस्ट और रेंट देने से पहले, बिफोर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आपसे पूछा गया कि जो लॉस आएगा नेट, उसमें ए का शेयर कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है, आपको नेट लॉस दे रखा है, नेट लॉस तो मैं नहीं कहूँगा, लॉस दे रखा है। कितना है वो? लॉस है आपका 9,000। इसमें से अभी तक आपने ना तो रेंट दिया है ना ही इंटरेस्ट, और ये दो चीज़ें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वो दो चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप फर्म को देनी ही पड़ती है पार्टनर को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये आपको देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, है ना, ए और बी। अब अगेन आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। क्यों शॉर्टकट अप्लाई करना है? मुझे टोटल लॉस चाहिए, ये सुनो, मुझे सिंगल इंडिविजुअल लॉस नहीं चाहिए। कितना लोन दिया है? 2,40,000 प्लस 120, 3,60,000 का लोन दिया। रेट मेंशन है? रेट मेंशन नहीं है। आपको पता है जब रेट मेंशन नहीं होता तो 6% लगाते हैं। तो 3,60,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स कितना आ जाएगा? 10,800। ये लॉस है, ये भी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं रेंट की। तो आपने रेंट पे जो प्रॉपर्टी दी है 5,000 पर मंथ की, 60,000 का लॉस उसमें भी होगा। भाई 65,000 पर मंथ मतलब 60,000, तो टोटल लॉस अगर मैं देखूं कितना हो गया? बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, पार्टनरशिप फर्म खतरे में। तो आपका टोटल लॉस कितना आ रहा है? टोटल लॉस आ रहा है 79,800। ओ माय गॉड, पार्टनरशिप फर्म खतरे में, 79,800 का लॉस आ रहा है। ये पूरे पार्टनरशिप फर्म का लॉस है। हमें ए का शेयर चाहिए। ए का शेयर कितना होगा? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 79,800। ज़रा देखें आंसर कितना आ रहा है? 31920 का लॉस, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल एमसीक्यू था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, राइट, कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13। ओके, सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पता है हमें, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपको ये एमसीक्यू आता है मतलब आपके चैप्टर पे ग्रिप अच्छी है, नहीं आता है तो पढ़ो भाई, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum, okay, and a commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary. ठीक है जी। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन कितना है? 4,20,000। आपको Y की कमीशन निकालनी है। भयंकर क्वेश्चन है भाई, लेकिन ईजी है। कॉन्सेप्ट पता है? ईजी है। नहीं पता, ठीक है। देखो भाई, X और Y दो पार्टनर्स हैं। अब क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखो। एक्स और वाई को जरा देख लेते हैं क्या क्या दिया। एक्स की जब मैं बात करता हूँ तो एक्स को पहले तो मिलेगी सैलरी। क्या मुझे P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत है? क्यों बनाऊँ भाई, नहीं बनाऊंगा मैं। 1,20,000 एक्स को सैलरी देंगे 1,20,000 की, ठीक है। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। इंपॉर्टेंट पता है क्या यहाँ पे, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे बच्चे मिस कर देते हैं, आफ्टर पार्टनर सैलरी। जब ये लिखा होता है ना आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर का यहाँ पे मतलब है एक्स और वाई दोनों, सिर्फ एक्स की बात नहीं कर रहा हो।
तो आपको क्या बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब क्या है, जब मैं कमीशन निकालूंगा एक्स की, कमीशन जब मैं निकालूंगा तो आपको बोला 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है ज़रा देखो, 4,20,000 आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब दोनों पार्टनर की सैलरी लेस करने के बाद। एक्स की कितनी है 1,20,000, वाई की है 25,000, यस और नो। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन का उसने कुछ नहीं बोला, बिफोर चार्जिंग है बस। इसको सॉल्व करो, एक्स की कमीशन आ जाएगी 420 माइनस 120 माइनस 25,000 का 10% 27,500। लेकिन हमसे एक्स की थोड़ी पूछी गई है, हमसे किसकी पूछी गई है, वाई की। वाई पे भी आते हैं, देखो वाई को क्या क्या मिल रहा है, वाई को सैलरी मिल रही है, हमें पता है 25,000 की, हमें निकालनी है उसकी कमीशन। कमीशन पे ध्यान दो, कमीशन क्या है, अब ध्यान से देखो कमीशन के लिए क्या बोला, मस्त चीज बोली है इन्होंने, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या बोला है, ऑल कमीशन। ऑल का मतलब क्या है कि आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन तो है ही, अपनी कमीशन तो चार्ज करूंगा, एक्स की भी कमीशन चार्ज करने के बाद, मतलब एक्स की कमीशन लेस करने के बाद। जब ऑल लिखा होता है तो हमने डिस्कस किया था कि आपको क्या करना है। वाई की कमीशन कितनी 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल, मतलब अपनी चार्ज कैसे करते हैं 110, आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन का मतलब 110 मल्टीप्लाई बाय 420 नेट प्रॉफिट में से क्या क्या लेस करना है, ऑल कमीशन, मतलब पहले तो मैं एक्स के कमीशन माइनस करूंगा, ठीक है। एंड पार्टनर सैलरी, इसमें भी लिखा है एंड पार्टनर सैलरी, तो इसका मतलब इसको भी दोनों सैलरी माइनस करनी है, एक्स की भी करनी है और वाई की भी करनी है। क्या मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए दोस्त। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 420 में से 27,500 एक्स की कमीशन गई, 120 सैलरी गई, 25,000 ये इंटू 10 डिवाइड बाई 110, 22,500 इज द आंसर माय दोस्त। ये सुनो, समझ में आया? अच्छा एमसीक्यू था, मार्क कर लेना, इसको रिवाइज करते रहना। एमसीक्यू नंबर 14, आई होप आप थक नहीं चुके होगे, क्योंकि भाई 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी आज। आप ऐसे बीच में उठ के नहीं जा सकते, आदत डालो। क्यों? क्योंकि भाई एग्जाम में 45 क्वेश्चंस आने हैं, है ना, तो लॉन्ग टाइम तक बैठने की आदत आपको डालनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। तो 45 मिनट्स के लिए जितना टाइम लगता है उतने मिनट के लिए तो आपको बैठने की आदत डालनी पड़ेगी ना दोस्त। तो आज हम वही कर रहे हैं, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चंस एक ही स्ट्रेच में लिए हैं। नहीं तो आपको पता है कि हम डेली 10-10 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आज डायरेक्ट 25, ठीक है। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू नंबर 14, ऑन 1st April 2021 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, ठीक है। तो जो कैश है 5,000 का वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, ओके। Its creditors amounted to 5,000, right? The firm had a reserve of 10,000 while partners capital account showed a balance of 60,000, ठीक है। If normal rate of return is 20% and goodwill of the firm, goodwill of the firm is valued at 4,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit per year of the existing firm. Oh my God, सब कुछ उल्टा फुल्टा दे दिया। हमें क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। हम निकालते क्या थे, गुडविल, गुडविल इन्होंने दे दी है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे, राइट। तो अगर आपने दिमाग लगा लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया, गुडविल दिया। जो चीज़ें दी गई हैं उनको तो लिखो, गुडविल दी गई है, और आपको बोला है सुपर प्रॉफिट का 4 years परचेज, मतलब गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4। सर सुपर प्रॉफिट पूरा लिखो ना, क्यों लिखूं भाई, कौन देख रहा है, एमसीक्यू का आंसर चाहिए हमें, ठीक है। गुडविल कितनी है 4,000, सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 1,000, कितना आ गया 1,000। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, कि हमारा कितना आ गया 1,000 रुपीज़, राइट। अब देखो सुपर प्रॉफिट आपके पास है, नॉर्मल प्रॉफिट का सारा सामान आपको दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा ना भाई। अरे हाँ, देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यस और नो। सुपर प्रॉफिट 1,000 रुपीज़ आपके पास है, एवरेज यही तो निकालना है, नॉर्मल निकाल लो ना भाई। अब नॉर्मल के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल चाहिए, निकाल दो कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या दिक्कत हो रही है। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस बेकार की चीज़ें। तो बेकार की चीज़ें तो यहाँ पे दी नहीं है। टोटल एसेट 75,000 माइनस क्रेडिटर्स आ गया 5,000, 70,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 20%, 20% ऑफ 70,000, ठीक है। इसको सॉल्व करें ज़रा, 1,000 इक्वल्स टू AP माइनस
14,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ भाई, यही आया है एवरेज प्रॉफिट हमारा, यही आया है। क्या आपको लग रहा है कि हमने कुछ गलती करी है? मुझे तो नहीं लग रहा है। 4,000 1,000 ठीक है 70,000 ही आएगा वो तो, और तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा है सही किया है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी नन। सर ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्त ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार नन आंसर क्यों है, क्योंकि आंसर है भाई। आपको एक ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन भी तो सही हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि कभी हो ही नहीं सकता। ट्रिक करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 15। चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं शायद से, देखो। ओके सो क्या दिया है आपको, डी ई एंड एफ दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके सो क्या दिया है, डी ई एंड एफ दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। ओके, डी सैक्रिफाइसेस, बलिदान दिया गया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। डी सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड ई सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एफ। मैंने ऑफ को क्यों हाईलाइट किया है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, जो नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई किसका वेट कर रहे हो, 2 महीने बचे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम है, पढ़ लो, अभी भी टाइम है। ओके, व्हाट विल बी द न्यू पीएसआर बिटवीन द पार्टनर्स, आपको न्यू पीएसआर निकालनी है, सिंपल। आपको देखो क्या क्या दिया है, अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, डी ने कितना सेक्रीफाइस किया, ई ने कितना सेक्रीफाइस किया, जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो सारा का सारा किसको दे दिया, एफ को दे दिया। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं कि सेक्रीफाइस किया कितना गया। डी ने सेक्रीफाइस किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था, डी का 1/4, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, अपने शेयर का 1/5, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 1/20, ये इसने सेक्रीफाइस किया और किसको दे दिया, एफ को दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं डी का न्यू शेयर क्या आएगा, डीज न्यू शेयर, तो कहोगे सर बहुत सिंपल है, पहले कितना था 1/4, उसमें से 1/20 सेक्रीफाइस कर दिया तो माइनस कर दो। 1/4 पहले था, 1/20 सेक्रीफाइस कर दिया तो माइनस कर दो, 25 - 1 4/20, ये आया डी का न्यू शेयर। ओके, सिमिलरली हम कर देंगे ई का भी। ई का कैसे करेंगे, देखो उसने 1/4 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस किया, ई का शेयर कितना था 2/4, इसका 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया, 1/4 सेक्रीफाइस कर दिया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे, 1/2 1/8 कितना आ जाएगा, ये 1/8 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। सिमिलरली हम ई का न्यू शेयर निकाल लेंगे, ई का शेयर पहले 2/4 था, 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया, न्यू शेयर आ जाएगा 8, यह आ गया आपका कितना 4 - 1 3/8। यस और नो, बिल्कुल आ गया। ओके सो अब हम निकालने वाले हैं एफ का शेयर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डी ने सेक्रीफाइस किया, जो ई ने सेक्रीफाइस किया, किसके लिए सेक्रीफाइस किया, एफ को देने के लिए। ठीक है, तो अब फटाफट से देखो, एफ का पहला शेयर कितना था 1/4, उसके बाद डी ने उसको कितना दिया 1/20 और 1/8 दिया है ए ने, ई ने। ठीक है, सॉरी 40 आ गया एलसीएम, बिल्कुल आ गया, 4 10 + 2 + 5 17/40। यस और नो, कितना आ गया 17/40। थोड़ा गोच पोच हो गया है, संभल लेना। ठीक है, डी का न्यू शेयर है 4/20, इसका है 3/8, इसका है 7/40। तो रेशियो में एक्सप्रेस करने से पहले हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। कैसे आएगा, 28/40, तो 40 कर ले, बिल्कुल कर लेते हैं, 40 ही कर लेते हैं। पहले हम ऐसा करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, 2 से, ये कितना आ जाएगा 8/40, इसको 5 से 15/40। तो न्यू रेशियो हमारी आ रही है 8:15:7। सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है दोस्त, है क्या बात कर रहे हो। देखो क्या है 8:15:17। अब अगर आप ये ऑप्शन देखोगे, कौन सा ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी, ये ऐसा ऑप्शन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये अभी भी क्या हो सकता है, एक कॉमन नंबर से कट हो सकता है। जैसे कि 2 से अगर मैं कट करूँगा इसको तो कितना आएगा 8:15:17। यस और नो, तो ये कहूँ या ये कहूँ बात तो एक ही है, और हमारा कितना आ रहा है 8:15:17। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको देखना होगा, अगर कोई भी रेशियो आपको ऐसे दी है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, अभी भी किसी कॉमन नंबर से वो कट हो सकता है, तो भाई पहले आप उसको काटो। कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, आपको उस जाल में नहीं फंसना, आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको सब आता है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 16। लेट्स डू इट गाइज। एमसीक्यू नंबर 16, इसको हटा देते हैं। देखो
X, Y and Z, they are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. They decided to share future profits equally. The profit and loss account showed a credit balance this and this. If these are not to be shown in the balance sheet, the journal entry. आपसे पूछा गया है, अगेन बहुत सिंपल है, आपको बोला 3 पार्टनर्स है, उन्होंने रेशियो चेंज करी, उसके रेशियो चेंज होने के टाइम पे P&L का बैलेंस दे रखा है, कौन सा? क्रेडिट बैलेंस. ओके, जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या बोला? दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. नॉट टू बी शोन का मतलब क्या होता है कि भाई इनको कर दो डिस्ट्रीब्यूट. पार्टनर्स में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट. ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, आपको नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना. नॉट टू बी शोन मतलब कि अब मैं इनको बैलेंस शीट में नहीं देखना चाहता. बांटो बांटो बांटो, पार्टनर्स के बीच में बांट दो. अब एक बात बताओ जरा फटाफट से कि P&L का क्रेडिट बैलेंस कितना है? कितना है? 60,000. क्रेडिट बैलेंस का मतलब बाय द वे क्या होता है? प्रॉफिट. जनरल रिजर्व कितना है? 30,000. तो पार्टनर्स में टोटल कितना बटेगा? 90. अब एक एक करके बांटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शार्प हो जाओ कि भाई ये भी पार्टनर को मिलना है, ये भी पार्टनर को मिलना है, तो टोटल ही करता हूँ ना 90,000. यस और नो? 90,000 अब किस में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में. नई में नहीं, पुराना सामान है, कोई भी पुरानी चीज़ होती है, बेशक वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिवैल्यूएशन, सब कुछ, कोई भी पुरानी चीज़ पुरानी रेशियो में 3:2:1. इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, x के पास आएगा 45,000, y के पास कितना आएगा? 30, और z के पास आएगा, z नहीं बोलते, z बोलते हैं अब तो, 15,000, है ना? ऑप्शन नंबर सी. ये तो सिंपल सा एमसीक्यू था. एमसीक्यू नंबर 17 पे चलते हैं फटाफट से. 17th एमसीक्यू देखो जरा. X, Y and Z who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. रेशियो चेंज करने का सोचा है उन्होंने. देर इज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000. देर इज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का? 120 का. एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR एंड अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट इट. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन X कैपिटल अकाउंट? आपसे क्या पूछा गया कि जो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, इसका X कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले तो हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट याद करते हैं. देखो देखो देखो, रिजर्व कितना है? रिजर्व है 1,20,000 का. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने तैयारी की थी 120 की, कि भाई 120 का 1,20,000 का क्लेम मुझे देना पड़ सकता है, लेकिन कितने का देना हुआ? 80,000 का. कितने का? 80,000 का. जो ये 40,000 होता है, ये 40,000 क्या हो जाता है? फ्री रिजर्व्स. क्या हो जाता है? फ्री रिजर्व्स. देखो 120 में से 80,000 तो आप क्लेम के लिए यूज करोगे, क्योंकि आपको क्लेम देना है, उसी पर्पस के लिए आपने रिजर्व बनाया था. बिल्कुल सही. अब उसमें से 40,000 तो बच गए, उसका तो कुछ नहीं करना, इसको बोलते हैं फ्री रिजर्व्स, और इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो. क्या मिलता है? ये पार्टनर्स में मिल जाता है. अब ध्यान से सुनो, जब पार्टनर्स में मिलेगा तो एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को कितना मिलेगा जरा बताओ मुझे. एक्स की रेशियो कितनी है? कौन सी? पुरानी. रिजर्व पुराना, रेशियो पुरानी, पार्टनर्स पुराने. कितना मिलेगा? 5/10 ऑफ 40,000, 20,000. 20,000 ये रिजर्व पार्टनर को मिलेगा, मतलब क्रेडिट. 20,000 से एक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. राइट. मैंने पूरी जर्नल एंट्री नहीं करी, क्यों? जरूरत नहीं है ना दोस्त. ऐसे ही अब आपको क्या करना है? शॉर्टकट सीखने हैं. मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ, याद रखते रहो कि मुझे सिंपली क्या करना है, सिर्फ 40,000 का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कर दूंगा मैं. बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18. देखो, A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम WEF का मतलब क्या होता है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2021. ठीक है, तीन पार्टनर्स थे, पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन अब रेशियो चेंज हो गई. इन्वेस्टमेंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ₹4 लाख. उस टाइम पे आपके बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट थी, जो आपका एसेट होता है, 4 लाख रुपीज़ का, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट ₹60,000. आपने उस इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है 60,000 का. ठीक है. What would be the net effect on B's capital account if the market value is 3,10,000? Oh my God! आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया, सुनो, एक इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बुक वैल्यू मतलब जो आपके बैलेंस शीट में होती है, इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख. कितनी थी? 4 लाख. इसके लिए आपने एक रिजर्व बनाया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. कितने का? 60,000 का.
कि भाई इस पहली बात तो रिजर्व का मतलब जिसको नहीं पता, रिजर्व क्यों बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 तक नीचे चली गई तो भाई मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रहूँ, मैंने कुछ अमाउंट पहले ही रिजर्व में डाल दिया कि लॉस हुआ तो इस पैसे से वो भर दूंगा। ठीक है, अब देखो व्हाट वुड बी द नेट इफेक्ट ऑन बीस कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम कितनी है 3,10,000, बुक वैल्यू कितनी थी 4 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 3,10,000। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है कितने का 90,000 का लॉस, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 से नीचे चली गई। आपके बुक्स में 4 लाख की है, मार्केट में 3,10,000 की, 90,000 से नीचे चली गई। आपने तैयारी कितने की थी 60 की, कितनी की 60, तो पहली बात ये 60,000 आप यूज़ करोगे 90,000 के लॉस के लिए। ठीक है, 60,000 की मैंने तैयारी कर रखी थी। अब जो बाकी बच गया 30,000, ये हम कहाँ डालते हैं, ये हम डालते हैं रीवैल्यूएशन में। ये क्या हो गया हमारा लॉस हो गया, और रीवैल्यूएशन में मैं इसको करता हूँ डेबिट। याद आया कि रीवैल्यूएशन में मैं क्या करता हूँ, इसको डेबिट कर देता हूँ। डेबिट हम कौन सी चीज़ें करते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस। 30,000 का मुझे लॉस हुआ सर, 90 का हुआ था बेटा, 90 में से 60 तो आप ऑलरेडी लेके बैठे थे रिजर्व में, 60,000 के लॉस के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, लेकिन हो कितना गया 90, तो एक्स्ट्रा 30,000 हो गया, वो है लॉस, वो आप कहाँ डालोगे रिवैल्यूएशन में। ठीक है, आपको पूछा गया कि 20 कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, तो जो भी ये रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है वो लॉस मिलेगा बी को। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है पार्टनर्स में बढ़ता है। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर पहले इक्वल था, तो 1/3 ऑफ 30,000, 10,000 का लॉस बेचारे को उठाना पड़ेगा, 10,000 का लॉस उसको शेयर करना पड़ेगा। लॉस मतलब डेबिट, तो डेबिट 10,000 डेबिटेड बाय 10,000। मुश्किल था बिल्कुल भी नहीं, आपको बस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान था, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19। अगेन मैं बता सकता हूँ ये एमसीक्यू बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होगा। एज पर विच सेक्शन of the Indian Partnership Act 1932, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners. आपको ये तो पता है कि कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन सिर्फ तभी हो सकता है जब सारे के सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे, लेकिन ये बात लिखी किस सेक्शन में है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था पहले पेज पे मेंशन है दोस्त, एडमिशन का चैप्टर खोलना, बेशक आपके पास टीएस है डीके है, पहले पेज पे लिखा हुआ है सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आज हमने एक कौन सी चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा वो काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और ये सेक्शन 31। याद रखने आपको चीज़ें आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20। देखो जरा क्या कह रहा है 20। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:5। दे एग्री टू एडमिट, एडमिशन शुरू हो चुका है, दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर, सी जो पहले मैनेजर था अब वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने वाला है, इनटू पार्टनरशिप who is to get 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एक पार्टनर बनने वाला है सी जिसका शेयर फिक्स कर दिया हमने 1/6। ही एक्वायर्स, अब आपको बताया गया है कि 1/6 शेयर उसने कौन से पार्टनर से कितना लिया है। ही एक्वायर्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फ्रॉम ए, एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये सुनो, तो सिंपली उसने क्या किया, ए से कितना लिया 1/24, ये आपको क्या दिया है ए का सैक्रिफाइसिंग शेयर, और बी से कितना लिया 1/8। बस सिंपली आपको बताइए कि ए से मैंने 1/24 लिया है, बी से 1/8 लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं ए का न्यू शेयर कितना आएगा तो आप क्या कहोगे, देखो ए का पहले शेयर था 7/12, उसने 1/24 दे दिया, किसको दे दिया, सी को दे दिया। इसका एलसीएम आया 24, 14 - 1 13/24, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बी का अगर मैं देखूंगा तो 5/12 माइनस 1/8 जो इसने सी को दे दिया, बेचारों ने बहुत सेक्रीफाइस किया, ठीक है। इसका आ जाएगा 24 अगेन, 12 to 10 - 3 7/24। सी जो 1/6 शेयर के आया उसको भी हम 24 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 4/24। सो न्यू रेशियो आ जाएगी 13:7:4। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, राइट। सो अभी तक हम 20 एमसीक्यूज कर चुके हैं, 5 बचे हैं। फटाफट से देखो 21st एमसीक्यू। सो इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एज टू हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, it is implied that the old partners will contribute। सर समझ ही नहीं आया, I know। देखो
बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, बस लैंग्वेज उन्होंने थोड़ी ट्विस्ट करके दी है। क्या बोला गया, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि एज टू हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर जब आता है, जब न्यू पार्टनर आता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब न्यू पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई पुराने वाले पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेंगे। हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहीं लिखा नहीं लिखा। सो इट इज इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब ऐसा माना जाएगा, एज्यूम किया जाता है दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और उस टाइम भी बताया था कि मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 2:1 की रेशियो में ये शेयर कर रहे थे। सी आया और सी कौन सी रेशियो के लिए आया, 1/5, और कुछ भी मेंशन नहीं है, और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्या होता है, जो ये 1/5 शेयर है, ए और बी कंट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ओल्ड रेशियो में ही, अपनी ओल्ड रेशियो में ही। बहुत सारे बच्चे इक्वल सोचेंगे, नहीं दोस्त, जो उनकी ओल्ड रेशियो होती है वो उसी रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं। तो आंसर क्या है, इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड पीएसआर, राइट, याद रहेगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 22 देखते हैं आराम से। He Angle and Circle, they were partners in a firm. Their balance sheet showed furniture at 2 lakh, stock 140, debtors 162, creditors 60,000. तो आपको बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखी है उसकी आपको वैल्यू दी है। क्यों दी है, देखो, स्क्वायर वॉज एडमिटेड, a new profit sharing ratio was agreed at 2:3:5. एंगल और सर्कल में स्क्वायर का एडमिशन हुआ है, राइट। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 1 लाख, एडमिशन होता है तो आप क्या करते हो, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हो, आप वही कर रहे हो। स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है, 1 लाख। क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, बहुत ही अच्छी बात है, मजे, बल्ले बल्ले। डेटर्स फॉर 2,000 हैव बिकम इररिकवरेबल, ओ माई गॉड, 2,000 रुपीज़ के जो डेटर्स थे वो अब आपको नहीं मिलने वाले, लॉस हो गया है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड 10%, आपको लग रहा है कि यार जितने भी आपके डेटर्स हैं उसके 10% डाउटफुल है, तो आप इसलिए उसका प्रोविजन बना रहे हो, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, एंगल्स शेयर इन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 30,000। आपको ऑलरेडी एंगल का जो रीवैल्यूएशन में लॉस होने वाला है उसका शेयर दिया है 30,000, निकालना क्या है, बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, आपको फर्नीचर की रीवैल्यूड अमाउंट निकालनी है। मतलब ये कि जो फर्नीचर आपका 2 लाख का था इसकी वैल्यू कितनी है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपको बहुत ईजी मेथड से बताता हूँ। मान लो ये आपका रीवैल्यूएशन है, ठीक है, ये आ गया आपके डेबिट साइड और ये आ गया आपके क्रेडिट साइड। आपको पता है जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आप लिखते हो क्रेडिट साइड पे, जो लॉस होता है वो डेबिट साइड पे, ठीक है। क्या क्या हुआ, स्टॉक आपने रीवैल्यू किया, वो आया 1 लाख का, था कितने का, 140 का, तो 40,000 का लॉस हुआ है। लॉस हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे, चलो लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब अब आपको 15,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करनी, बढ़िया, मौज है, बढ़िया बात है, प्रॉफिट 15,000 का प्रॉफिट। उसके बाद आपको बोला डेटर्स ऑफ 2,000 इररिकवरेबल हो चुके हैं, पैसे नहीं मिलेंगे, लॉस हो गया 2,000 डेबिट साइड पे, ठीक है। इसके बाद आपको बोला है प्रोविजन बनाना है आपको 10% का। अब एक चीज़ आपको ध्यान से समझो कि आपके डेटर्स थे कितने, आपके डेटर्स थे कितने के, 162 के। इसका 10% नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें से आपको साफ साफ पता है कि 2,000 तो बैड डेट्स हो चुके हैं, तो अब आपके डेटर्स है कितने, 160 के। तो प्रोविजन हमेशा बैड डेट लेस करने के बाद बनेगा। प्रोविजन का मतलब क्या है कि आपको डाउट हो रहा है कि इसका 10% आपको नहीं मिलेगा। भाई ये 2,000 तो आपको पता ही है ना कि आपको नहीं मिलेंगे, बैड डेट हो चुके हैं, तो हमेशा बैड डेट पहले लेस करो, जो डेटर्स आया इसका 10% निकालो, कितना आया, 16,000। 16,000 का आपको प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन मतलब आपके एसेट की वैल्यू को कम करना, कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड पे। क्या ऐसे क्वेश्चन है बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो एंगल का लॉस था, रीवैल्यूएशन का लॉस था, उसका शेयर था 30,000। अब मुझे एक बात बताओ, जो एंगल और सर्कल थे इनकी पुरानी रेशियो क्या थी, क्या दे रखी है, नहीं दे रखी, तो हम क्या मानेंगे, 1:1। जब नहीं दे रखी तो हम क्या मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम क्या मानेंगे, 1:1, ठीक है। तो मान लो कि रीवैल्यूएशन का टोटल लॉस था x, कितना था, x, एंगल का शेयर कितना था, 1/2, और ये आपको दे रखा है 30,000, हाँ या ना। जितना भी टोटल लॉस होगा उसका एंगल का शेयर कितना है, 1/2, आपको दिए 30,000। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टोटल लॉस 60,000 था।
टोटल लॉस कितना था 60,000, हाँ या ना? हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखो निकल गया आंसर, ध्यान से देखो टोटल लॉस कितना था 60,000। अब ध्यान से सोचो कि अब आपको निकालना क्या है कि फर्नीचर की रीवैल्यूड अमाउंट क्या है। आपको नहीं पता कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, राइट? कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो कि अभी तक आपको कितने का लॉस हो चुका है। अगर आप देखोगे तो अभी तक आपको 58,000 का लॉस हो चुका है। इसका टोटल करोगे कितना आएगा 58,000। 15,000 का आपको प्रॉफिट हो चुका है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नेट लॉस आपको अभी तक 43,000 का हो चुका है? ऑब्वियसली अभी तक आपको 58,000 का लॉस हुआ, 15,000 का प्रॉफिट, तो नेट लॉस आपका अभी तक कितना है 43,000। लेकिन आपको पता है कि आपको टोटल लॉस कितने का हुआ 60,000 का। अभी तक आपने जितनी वैल्यूज डाली है उससे 43,000 का लॉस है, लेकिन आपको पता है कि टोटल लॉस कितना है 60,000 का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फर्नीचर की वजह से मुझे 17,000 का लॉस और होगा? ये सुनो कि भाई 43,000 का लॉस मेरे को ऑलरेडी हो चुका है, 60 का टोटल है, तो जो मेरा लॉस 17,000 का बचा है वो फर्नीचर की वजह से होगा। अगर मैं यहाँ पे 17,000 लिखूंगा तब जाके मेरा टोटल लॉस आएगा 60,000, हाँ या ना? सिंपल मैथ्स है, मेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला जितने शॉर्टकट्स ले सकते हो वैसे लेने हैं आपको, ठीक है? क्या आपको मैथ समझ में आ गई कि अभी तक 43,000 है, टोटल 60 है, जो डिफरेंस है वो क्या है? फर्नीचर का लॉस। लेकिन आपसे फर्नीचर का लॉस नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया रीवैल्यूड वैल्यू। पहले कितनी थी? 2 लाख, 2 लाख वैल्यू थी, 17,000 का आपको उस पर लॉस हुआ है, इसका मतलब 17,000 से उसकी वैल्यू गिर गई, बचा कितना? 183। अच्छा एमसीक्यू था, जब भी आप रिवाइज करोगे ये चैप्टर ज़रूर इस एमसीक्यू को देखना, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 23 देखते हैं। अब ये तो आसान सा है, इतना बढ़िया एमसीक्यू करने के बाद ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है। देखो, A, B and C are partners. Their partnership deed provides for interest on drawings at 8% per annum. 3 पार्टनर्स थे A, B और C. B withdrew a fixed amount in the middle of every month. B ने हर महीने के जो बीच में, मतलब 15th को, मिडल हम क्या मानते हैं 15th को कुछ ड्राइंग्स करी है, ठीक है? एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 4,800 एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको बोला गया है कि उसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कितना है 4,800 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आपको ड्राइंग्स निकालनी है। फिर से उल्टा पुल्टा क्वेश्चन, क्या सर बेटा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगर ऐसे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, सिंपली आपसे पूछूं इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि टोटल ड्राइंग्स, जो भी पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स होती है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम रेट से, रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यस और नो? यही करते हैं ना, ठीक है? अब देखो टोटल ड्राइंग्स ये तो हमें निकालनी है, हमें टोटल ड्राइंग्स निकालनी है, ठीक है? रेट आपको दिया हुआ है, इसको x लेते हैं, रेट आपको दिया है कितना है 8%। एवरेज पीरियड आप निकाल सकते हो, आपको बोला है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब हुई होगी 15 अप्रैल को, पहले महीने के मिडल मतलब 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है 11.5, प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी मार्च के 15 को, 15 मार्च से 31 मार्च 0.5, आधा महीना, डिवाइडेड बाय 2 6, ये होता है एवरेज पीरियड, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर? आपको ये अमाउंट दे रखी है 4,800। क्या आप इजीली x निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? जो भी डिनोमिनेटर में है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, जो न्यूमिनेटर में है वहाँ जाके डिवाइड। जैसे कि 4,800 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6, और ये हमारा आ गया 1,20,000। बहुत सारे बच्चे 120 को देख के 120 कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों सर 120 तो आ रहा है? सुनो मेरी बात सुनो, देखो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग्स। क्या पूछा गया आपसे? मंथली। ये क्या है? टोटल पूरे साल की। मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, आंसर आएगा 10,000। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24। ओके, 24th एमसीक्यू क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट शोन एट 24,000 इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, ठीक है? ओवर वैल्यू है 20% से, देन एट व्हाट वैल्यू विल बी द मशीनरी बी शोन इन द बैलेंस शीट। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके बैलेंस शीट में मशीनरी कितने की है 24,000 की। आपको पता चला, मान लो आपके PSR चेंज हुई, एडमिशन हुआ, ठीक है? तो उस टाइम आपने मशीनरी को रीवैल्यू किया और आपको पता चला कि ये 20% से ओवर वैल्यूड है।
जो इसकी एक्चुअल में वैल्यू थी उसका आपने 20% ज़्यादा दिखाया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि सही वैल्यू क्या है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे आंसर निकालेंगे 19 to 100, जो कि पहले ही बता दूं कि दोस्त गलत है। ठीक है, आपका 19 to 100 गलत है। क्यों? देखो आपने, इसने बोला क्या है कि मान लो आपकी एक्चुअल वैल्यू 100 थी, आपने उसको इस 20% ज़्यादा दिखाया तो मतलब 120 दिखाया। यस और नो? तो अगर आप 120 में से 20% लेस करोगे तो 24 आएगा वो। तो ऐसे नहीं करना, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, वही तो निकालना। यस और नो? तो अगर मैं आपको बोलूँ कि लेट्स से एक्चुअल वैल्यू थी x, तो आपने इसका 20% ज़्यादा दिखाया, मतलब 20% ऑफ x ज़्यादा दिखाया है, मतलब 20% ऑफ x आपने ज़्यादा दिखाया है, हाँ या ना? और कितना आ रहा है ये? 24,000। बस सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आ गया 1/5। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। ये आया 1, ये आया 5, एलसीएम आया 5। 5x प्लस x इक्वल्स टू 24,000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, और x आपका कितना आ जाएगा? x आपका आ जाएगा 20,000। तो 20,000 है आपकी वैल्यू किसकी? मशीनरी की, हाँ या ना? देखो 20,000 का 20% कितना होगा? 4,000। तो आपने मशीनरी किस पे दिखा रखी है? 24,000 में। सेटिस्फाइड? आंसर क्या हो गया? 20,000। क्लियर हो गया? लास्ट एमसीक्यू, ये ओके। लास्ट एमसीक्यू देखो फटाफट से। अ फर्म अर्न्स ₹1,10,000। ओके, तो बेसिकली ये आपको क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट, कि फर्म का एवरेज प्रॉफिट क्या है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, जो बाकी बिजनेस आपके इंडस्ट्री में है, जो वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, वो कितना कमा रहे हैं? 10%। ठीक है। द एसेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 11 लाख। आपके पास 11 लाख के एसेट्स हैं और 1 लाख की लायबिलिटी है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। सिंपली आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है? क्या होता है? सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ। माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। पहली बात तो इनका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है कि देखो, अगर आप 1,10,000 रुपये कमा रहे हो, बाकी बिजनेस जो आपके आसपास हैं वो भी अगर 1,10,000 रुपये कमाना चाहे तो उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? क्योंकि वो कितना कमा रहे हैं? 10%। कैसे निकालते हैं इसमें? देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उल्टा करते हो आप, बिल्कुल ऑपोजिट। क्या आएगा ये? 11 लाख। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो आपके बिजनेस है, बाकी जो आपके आसपास दुकानें हैं, उसको 11 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो 10% कमा रहा है, तब जाके वो 1,10,000 कमा पाएगा। जब वो 11 लाख की कैपिटल लगाएगा, 10% का वो रेट अर्न करेगा, उसके बाद वो 1,10,000 कमा पाएगा। अब माइनस हम क्या करते हैं कि आपने कितनी कैपिटल लगाई है। कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता ही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो 11 लाख माइनस 1,00,000 10 लाख। तो इसका मतलब 1,10,000 अर्न करने के लिए बाकी बिजनेस को 11 लाख लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपने कितने लगाए हैं? 10 लाख। तो ये जो 1 लाख आपका सेव हुआ, ये आपके किसकी वजह से हुआ है? गुडविल की वजह से। आंसर आ गया। सो आई होप आपको ये 25 के 25 MCQ समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज हमने इतनी लंबी क्लास क्यों करी है? पहला मोटिव क्या था कि आपको थोड़ी सी हैबिट हो जाए कि भाई आप लॉन्ग आवर्स तक बैठ सको, क्योंकि आपको 45 MCQ सॉल्व करने हैं, है ना? अभी तक हम क्या कर रहे थे? डेली हम 10 MCQs की प्रैक्टिस कर रहे थे। सो आज हमने एक ही स्ट्रेच में 25 MCQs की प्रैक्टिस करी। पूरा पार्टनरशिप मैंने कोशिश करा कि कवर हो जाए। एक एक कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुए होंगे, आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत एफर्ट लगाए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।